चलिए तो शुरू करें। चलिए तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, ही इलेक्ट्रोस्टैट ही चल रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। अच्छा टॉपिक है। गॉस लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन में कंपटीशन में भी आ जाते हैं और आपको इसमें भी आ जाता है। क्या कहते हो आप लोग? सीबीएसई बोर्ड में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो जनरली आज हम लोग ये लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और आज हम लोग सबसे पहले जब फ्लक्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। किसी भी पर्टिकुलर कोई सरफेस है तो सरफेस का एरिया क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी एरिया, सबसे पहला मेरा पॉइंट ये हो जाएगा कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या है बेटा? गुड इवनिंग सर। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द फर्स्ट वन इज कि एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। और एरिया की डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन होगा, एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जो भी सरफेस है जहां पर भी आप ले रहे हो उसके परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन होती है। जैसे आपका मोबाइल स्क्रीन, अब ऐसे आपने मोबाइल स्क्रीन रखा तो ये क्या है? सरफेस है। तो जहां पर भी आपको एरिया लेना, जिस भी चीज का एरिया लेना उसके परपेंडिकुलर, जैसे ये सरफेस हो गया आपका, अब इसके परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया? एरिया हो गया। वो आउटवर्ड भी आप परपेंडिकुलर ले सकते हो, आप इनवर्ड भी ले सकते हो। मतलब आप बाहर की तरफ भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, आप अंदर की तरफ भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2D में, 2D का मतलब कोई भी प्लेन अगर है तो कोई भी सरफेस अगर है तो उसकी एरिया की डायरेक्शन उस सरफेस के 90 डिग्री। जैसे आपका टेबल है तो टेबल क्या है? एक सरफेस है। अगर उसकी एरिया की डायरेक्शन करेंगे तो उस टेबल के क्या हो जाएगा? जैसे ये टेबल है तो टेबल के परपेंडिकुलर। अब वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी ले सकते हो, वो परपेंडिकुलर आप इनवर्ड भी ले सकते हो। समझ रहे ना? तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हमेशा याद रखना कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यानी सरफेस से वो 90 डिग्री बनाए रहेगा, ठीक है ना। सरफेस से, है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यूज आएगा। तो क्या हो जाएगा? द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं बात करूं, एक सरफेस में लू कंसीडर करूं, तो यहां पर मान लो एक सरफेस ले लेता हूं, ठीक है। ये मेरा एक्स है, वाई है और जेड है। ये फाइनली मेरा एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया, ठीक है ना। और ये कोऑर्डिनेट्स मैंने लिया। अब मान लीजिए कि यहां पर आपने क्या कर दिया? एक स्क्वायर रख दिया मान लीजिए। तो अब ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है ना? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं बेटा? आप लोग बोलो। यस सर। एक्स वाई प्लेन में। अब ये एक्स वाई प्लेन में है तो बताओ इसकी एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? सर जेड में सर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना। इस एक के एरिया की डायरेक्शन जो होगी, यानी ये अगर एक स्क्वायर है मान लीजिए, अगर इसके साइड को मैं कंसीडर कर लूं ए, यानी इसके साइड को अगर मैं ए कंसीडर कर लूं, ये एक स्क्वायर है तो इसके एरिया की डायरेक्शन किधर होगी बेटा? जेड की तरफ। जेड की तरफ होगी कि नहीं होगी? ये जेड की तरफ बाहर भी ले सकते हो। जिस मैंने क्या जेड और माइनस जेड दोनों है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इसके एरिया की डायरेक्शन आप प्लस जेड में भी ले सकते हो, माइनस जेड में ले सकते हो, आपकी मर्जी। समझ गए बात? क्लियर है ना? यस सर। अब यहां पर देख लो, ठीक है ना। यहां पर भी है। अब मान लो कि यहां पर मैंने कोई एक एरिया लिया, सर्कल लिया, ठीक है ना। ऐसे ले लेता हूं, यहां पर मान लो एक सर्कल लिया मैंने। अब इसके एरिया की डायरेक्शन किधर? आउटवर्ड। ये कौन से प्लेन में है? मान लो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, इसमें एक्स जेड में। एक्स जेड में है तो उसके परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन होगी वाई पे। यानी वाई में। और वो आउटवर्ड भी ले सकते हो, इनवर्ड भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यानी अगर इसका रेडियस में आर कंसीडर करूं तो इसका एरिया कितना लोगे आप? पाई आर स्क्वायर। क्या लोगे? जे कैप। जे कैप। पाई आर स्क्वायर जे कैप। जे कैप क्या हो गया? डायरेक्शन। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। या आप इसका ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा? पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप। जे कैप आउटवर्ड भी लेकिन परपेंडिकुलर आपको लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर इट कैन बी आउटवर्ड, इट कैन बी इनवर्ड। ये आपकी मर्जी है कि आप किस साइड ले रहे हो। सिमिलरली इधर भी हमने एरिया का डायरेक्शन लिया और ये क्या हो गया? मेरा एरिया का डायरेक्शन हो गया, ए हो गया। और ये एक किधर हो गया? मेरा के कैप की तरफ हो गया। तो आप प्लस के कैप भी एरिया की डायरेक्शन ले सकते हो यहाँ पर, और माइनस के कैप भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गया ना? एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगा।
अब बात आती है बेटा 3D सरफेस है या क्लोज सरफेस। ये सरफेस कैसा था, 2D सरफेस था, जैसे एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, एक लाइन है ना, लाइन, ठीक है ना, एक सर्कल है, समझ रहे हो ना, एक रिंग है, तो ये कैसा है, 2D है। अब मेरे पास 3D आ गया, सपोज एक क्यूब आ गया, तो क्यूब कैसा होगा बेटा, 3D होगा ना। Yes, sir. ठीक है ना, एक क्यूब हो गया। तो जब भी 3D की बात करेगा तो 3D यानी एक क्लोज सरफेस कह लो, क्लोज का मतलब बंद सरफेस, है ना, जैसे स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, तो ये क्या हो गया, क्लोज सरफेस हो गया, बंद सरफेस हो गया। तो इसकी एरिया की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड लेना पड़ेगा। सरफेस के परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन आउटवर्ड, यहां पे इनवर्ड नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। प्लेन Yes. क्या बोल रहा हूं, आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी। जैसे मान लो हर सरफेस के एरिया की डायरेक्शन अलग अलग हुई। मान लो मेरे से इस सरफेस का कोई पूछेगा तो आपको किधर लेना है, आउटवर्ड, सर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, यानी एरिया की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। अगर कोई मेरे से इस ये जो साइड है इधर पूछेगा तो क्या लगे, आउटवर्ड, सर राइट साइड में। राइट साइड में। अगर कोई इस प्लेन के लिए बोलेगा तो किधर लोगे, सर इधर। लेफ्ट लेकिन साइड। यहाँ पर इनवर्ड नहीं ले सकते, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर तो दोनों हो जाएगा, आउटवर्ड भी होगा और परपेंडिकुलर तो ये भी हो गया। अगर इस साइड भी लोगे तो परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट कोई 3D सरफेस है या क्लोज सरफेस है, उस कंडीशन में मेरे को एरिया की डायरेक्शन हमेशा किधर लेनी है बेटा, आउटवर्ड, नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन के नॉर्मल, प्लेन कभी भी 90 डिग्री बनेगा, बट किधर बनेगा, आउटवर्ड की तरफ बनेगा। क्लियर है बेटा यहां तक सभी आदमी को, इतना तो आप लोग जानते हैं। यस सर। Yes, sir. यानी क्या हो जाएगा, नॉर्मल, नॉर्मल तो होगा ही, और किधर होगा बेटा, आउटवर्ड की तरफ। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिलेंडर कंसीडर करूं बेटा, यहां पे यहां पर अगर मैं एक सिलेंडर कंसीडर करूं, ठीक है ना, तो ये सिलेंडर हो गया बेटा। अब इस सिलेंडर के सरफेस की अगर कोई मेरे से डायरेक्शन पूछेगा तो यहाँ पे तो प्लेन है, ये क्लोज्ड है कि नहीं है, 3D है कि नहीं है, क्लोज यस सरफेस है सर। ना। तो अगर इसके एरिया की डायरेक्शन पूछेगा तो किधर होगा, परपेंडिकुलर ऊपर आउटवर्ड, पे। किधर होगा, बाहर की तरफ। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। अगर यहाँ पर कोई पूछेगा तो किधर होगा, सर नीचे होगा। नीचे की साइड। अगर यहाँ पर कोई पूछेगा तो किधर होगा, राइट साइड। Side है ना, one. परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर आउटवर्ड। एरिया किधर होगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। यानी पर क्लोज सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और किधर की तरफ होगा, एंड हमेशा रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है, मान लीजिए ये एक स्फीयर है ना, तो इसके इसके हर पॉइंट की एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, अगर ये सर्कल है तो किधर की तरफ होगा, इधर होगा एरिया की डायरेक्शन, आउटवर्ड और रेडियली आउटवर्ड। हमेशा रेडियस क्या होता है, कोई भी सर्कल है या कोई भी स्फीयर है तो उसका रेडियस हमेशा देखो उस सरफेस पर। जैसे यहाँ पर आप रेडियस लोगे ना, अगर यहाँ पर आप डायरेक्शन कंसीडर करोगे तो यहाँ पर ये कितना बना रहा होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा उस पर्टिकुलर यस पॉइंट। सर। हाँ या ना, यस Yes, सर। sir. ओके। तो यहां पर हमेशा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। कहीं पे भी ले लो रेडियली आउटवर्ड आएगा, लेकिन वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, यानी परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया की डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। एनीबॉडी है प्रॉब्लम, नहीं। नो सर, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब ये एरिया की बात, एरिया में इसलिए बताया हूं क्योंकि एरिया की डायरेक्शन मेरे को हमेशा पता होनी चाहिए। अब यहां पर बात हो रहा है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग या क्रॉसिंग नॉर्मली टू द सरफेस, या नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। एक एरिया से कितनी लाइंस पास कर रही है, ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। नॉर्मल टू द सरफेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्मल टू द सरफेस होगी। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज अ मेजर, या आप ऐसे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। एक एरिया से कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। या आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस। नॉर्मली इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि एक्चुअली में एरिया ही बोल रहा हूं। एरिया हमेशा क्या होता है, सरफेस के हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एक सरफेस कंसिडर करूं, ये हमारा क्या हो गया, एक सरफेस। ठीक है ना। अब बताओ इसकी एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड। इनवर्ड भी ले सकते हो, ये तो प्लेन है तो इनवर्ड भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ क्या करूँ, एरिया की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन कुछ ऐसे ले ले रहा हूँ। ये मेरी क्या हो गई, एरिया हो।
और ऐसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, यानी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज थीटा। किसके बीच में थीटा लिया मैंने, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और एरिया के इलेक्ट्रिक बीच। फील्ड के बीच में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, एरिया, तो यहाँ पर फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई डॉट, ठीक है। या आपको पता है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट लिखते हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये cos थीटा। ये कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो आप, ये कॉस थीटा। ये भी ले सकते हो आप, वो भी ले सकते हो, डिपेंड। जहां पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। between area vector and electric flux. इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है। तो यहाँ पर अगर थीटा के बारे में बात करोगे तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपको ई और ए वेक्टर के टर्म्स में दिया रहेगा तो आप डॉट प्रोडक्ट उसका लगा दोगे, है कि नहीं। अगर आपको नॉर्मल दिया रहेगा तब क्या लिखोगे, ई और ए, और थीटा दिया रहेगा तो आप क्या लगाओगे, ई ए कॉस थीटा लगाओगे। क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. यस सर। अब देखो वैसे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, देखो ई और ए का डॉट प्रोडक्ट है। अब कोई भी चीज ई और ए का अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। सर डॉट स्केलर। प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी तो होगा नहीं, है ना। डॉट प्रोडक्ट से जो भी चीज रिजल्ट आता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ई इंटू ए है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर और एरिया का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, यानी ये फॉर्मूला जो मैंने ई डॉट ए में बता रहा हूं, ये फॉर्मूला आप कहां पे लगाओगे, ई डॉट ए, ये cos थीटा कहां पे लगाओगे, जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आपका चेंज नहीं हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंज हो रहा है, तब फिर हमारा मामला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। यानी यहां पर हमारा ई जो है ये क्या है, यानी इस कंडीशन में, इस कंडीशन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, यूनिफॉर्म, Constant. हाँ कांस्टेंट कह लो, यूनिफॉर्म कह लो। बट अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है, तब हालांकि ये फॉर्मूला आप कांस्टेंट के लिए भी लगा सकते हो। ये जो मेरा इंटीग्रेशन है, ये आप चाहो तो कांस्टेंट के लिए भी लगा सकते हो, ये ऑलवेज वैलिड है। बट जनरली कांस्टेंट के लिए हम इंटीग्रेशन में जाते नहीं है, क्या जो कोई जरूरत नहीं है, यही चीज, यही ओवरऑल यही आ जाएगा, ये cos थीटा ही आ जाएगा, इसलिए हम उसका यूज वहां पर नहीं करते। बट ये इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला है, ये आप कांस्टेंट के लिए भी लगा सकते हो, वेरिएबल के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन हम वेरिएबल के लिए ही लगाते हैं, हम कांस्टेंट के लिए नहीं लगाते। सॉरी, हाँ वेरिएबल के लिए लगाते हैं, कांस्टेंट के लिए हम नहीं लगाते, कांस्टेंट के लिए मेरे, बट द फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड। अब यहां पर क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक एरिया है, यहां पर मैं एक एरिया ले लेता हूं बेटा, ठीक है ना। अब इस एरिया से क्या हो रही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, धना ना 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 ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ना। अब जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, है ना, तो यहां पर मैं क्या मान ले रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। डन, दिख रहा है ना आपको, यूनिफॉर्म दिख रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म दिख रहा है, यूनिफॉर्म रहता तो कैसा रहता, पैरेलल एंड स्ट्रेट रहता, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ई डॉट ए तो लगा नहीं सकते, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्मॉल एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, छोटा सा एरिया कंसीडर कर लो। और वो छोटा सा एरिया कहीं पे भी आप ले लो, मान लो छोटा सा एरिया आपने लिया और वो आपने क्या लिया, डीए ले लिया, आप डीएस भी मान सकते हो, बहुत सारा बुक में डीए भी होता है बहुत सारा। तो उस छोटा से एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है, छोटे से एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है, डी5, ठीक नहीं। तो स्मॉल एलिमेंट आपने कंसीडर कर लिया, तो उस स्मॉल एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखा है, डी5। डी5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और डॉट क्या लगाओगे, डीए या डीएस, बहुत बुक में डीएस भी लिखा रहता है, डीएस मतलब छोटा सा एरिया। आपने यहाँ पर क्या किया, एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया हुआ है,
उसी को आप यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको तो टोटल फ्लक्स चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यहाँ पर क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन करोगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डी फाई का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा बेटा, ई डॉट ए, ठीक है ना। अब डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, और फाइनली क्या हो गया, इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं कब, जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। बट ये यूनिफॉर्म के लिए भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये ऑलवेज वैलिड है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए को क्या लिख सकते हो, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हो, यस सर, है ना। ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी ए को क्या लिख सकते हो, ई डी ए कॉस थीटा, यानी फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ये भी लगा सकते हो, अगर डॉट में तो ये, और अगर एंगल के टर्म्स में दिए तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तब ये ऑलवेज लगा सकते हो। वैसे तो ये यहां पर मैं लिख देता हूं, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमारा क्या लगेगा, डी फाई। आपको पता ही है कि नॉन यूनिफॉर्म में हम छोटा सा स्मॉल एंगल लेते हैं, तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कहीं पे भी नॉन यूनिफॉर्म का मामला होगा तो वहां पर तो मेथोडोलॉजी या तो इंटीग्रेशन लगाओगे या डिफरेंशिएशन लगाओगे। तो यहाँ पर हमारा ई डॉट डी ए हो जाएगा, स्मॉल फ्लक्स, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो या तो ई डॉट डी ए लगाओ या ई डी ए कॉस थीटा लगाओ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी? नो सर, नहीं है ना, चलिए। अगर क्लोज्ड बॉडी है ना, अगर फ्लक्स कोई पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती बेटा, है ना। तो जब भी फ्लक्स निकल रही है ना, कोई बॉडी है उससे लाइंस निकल रही है, तो निकल रही तो उसको क्या बोलोगे, आउटवर्ड फ्लक्स। तो आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा क्या लेते हैं हम, प्लस। और फ्लक्स आ रही है, जैसे मान लो, इसको ऐसे समझ लो, ये मान लो एक बॉडी है बेटा, ठीक है ना, ये क्या है हमारा, एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, इससे फ्लक्स निकल रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इससे निकल रही है, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही है, तो यहां पर फ्लक्स जो लेंगे, यानी ये एक बॉडी है, अब इससे मेरा फ्लक्स क्या हो रही है बेटा, निकल रही है, तो निकल रही है तो उस फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स। और आउटवर्ड फ्लक्स को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स निगेटिव भी हो सकता है। अगर फ्लक्स आ रही है तो क्या वो क्या लोगे आप, इनवर्ड फ्लक्स अगर है तो उसको निगेटिव लोगे, और आउटवर्ड फ्लक्स अगर है तो उसको क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। तो यहाँ पर क्या है मेरा, आउटवर्ड फ्लक्स, क्या बेटा, आउटवर्ड पॉजिटिव है ना। आउटवर्ड फ्लक्स को आप क्या लोगे, पॉजिटिव। मान लिया एक और कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल, नहीं, ये एक बॉडी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लाइंस आ रही हैं, तो आने का मतलब क्या हो गया बेटा, इनवर्ट क्या आउटवर्ड, इनवर्ट फ्लक्स हो गया। और इनवर्ट फ्लक्स को आप क्या लेते हो, नेगेटिव। वेरी गुड। इनवर्ट फ्लक्स को ये पॉजिटिव, और इनवर्ट फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम? एरिया को डिस्कस किया, और एरिया को मैंने डिस्कस किया, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसके बाद मैंने फ्लक्स को डिस्कस किया। फ्लक्स के लिए दो फॉर्मूला मैंने पढ़ा, एक कांस्टेंट के लिए मैंने पढ़ा ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, और एक मैंने वेरिएबल के लिए पढ़ा ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन या ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्या कह रहा है, ई इज इक्वल टू, आपको ई दिया हुआ है, अच्छा ई वेक्टर के टर्म्स में दिया हुआ है, तो जब भी वेक्टर के टर्म्स में दिया होगा तो आपको वेक्टर वाला मामला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, डॉट प्रोडक्ट लगा दोगे। तो ई तो दिया हुआ है मेरे को, यहाँ पर ई दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बताओ जरा, ई इज इक्वल टू दिया 6i प्लस 3j प्लस 4j। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्पेस ऑफ एरिया, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्पेस ऑफ एरिया 20 यूनिट। अब एरिया की वैल्यू मेरे को क्या दी है, 20 यूनिट दी है, यानी 20 कुछ होगा, यूनिट का मतलब कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किसी में होगा, बट आपको क्या दे रहा है, एक्सजेड प्लेन। तो एक्सजेड प्लेन में वो सरफेस है, प्लेन किसमें, वाईजेड प्लेन, तो सॉरी वाईजेड प्लेन में वो सरफेस है, तो एरिया की डायरेक्शन किधर होगी,
सर एक्स में हो X में गया होगी, सर। हमेशा एरिया जो Sir, है X में। एक्स में होगी, हमेशा एरिया उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी ए की डायरेक्शन हमेशा किधर हो जाएगी बेटा, आई की तरफ। अब आगे ये बनाना पड़ेगा आपको, खुद वेक्टर के टर्म्स में इसको बनाना पड़ेगा। अब ई आ गया और ए आ गया, तो यहां पर आप क्या करो, ए लिख लो, और ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 20i, बाकी के और जे तो है नहीं। अब यहां पर आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट कर दो। अब डॉट प्रोडक्ट आप करोगे तो कितना हो जाएगा, फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई डॉट ए, 120 फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। और ई डॉट कैसे निकालोगे, आई वाले को आई वाले के साथ, तो 6 इंटू 120 120, ये तो है ही नहीं जीरो, ये भी नहीं है बाकी जीरो, दोनों जीरो हो फ्लक्स जाएंगे इज सर। इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। 120 यूनिट। मैं चूंकि यहाँ पर मेरे को एरिया का वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यूनिट लिखूंगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आई थिंक सो। अब यहाँ पर एक चीज दिया हुआ, देखिएगा यहाँ पर, ये सीबीएसई नीट का क्वेश्चन है, और लेकिन किस साल का है ये अभी ध्यान नहीं है, देख लीजिएगा आप। नीट या एआईपीएमटी, एआईपीएमटी समझते हैं ना, पहले उसको एआईपीएमटी बोलते थे, अब आज के डेट में नीट बोलते हैं। कौन कौन रिपीट कर दूं, गुंजन बेटा? ये वो मेरा नेट चला गया था सर, यही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है बेटा, और एरिया Yes, दिया हुआ है। एरिया 20 यूनिट दिया हुआ है, और एरिया जो प्लेन है वो किस में है, वाईजेड प्लेन में है। तो एरिया की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, एक्स में जाएगी, क्योंकि yes sir. प्लेन के हमेशा। तो मैंने एरिया को वेक्टर के टर्म्स में लिख दिया यहाँ पर 20i, और ई के साथ मैंने डॉट कर दिया। क्लियर है? Okay sir. ओके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा एक्ट कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड बाई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रहा है कैसा, E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रहा है E इज इक्वल टू A इंटू आर, A इंटू आर। ठीक है, यहां तक प्रॉब्लम है। अ चार्ज Q इज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस A, एक स्फीयर है, इसका आंसर किसको मालूम है, तो बता सकते हैं मेरे को? चलिए मैं बता रहा हूँ, एक स्फीयर है, उसका रेडियस कितना है बेटा, ये सेंटर है, तो उस स्फीयर का रेडियस जो है ए है। ठीक है, अब कह रहा ऑफ रेडियस है, एक चार्ज यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज है, और उस चार्ज की वजह से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू कितनी है, ए आर। ए आर का मतलब वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल, डिस्टेंस के साथ वो क्या हो रही है, वेरी कर रही है। मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो अगर मैं यहां पर कंसीडर करूं, हालांकि इस सरफेस पर वो कांस्टेंट है, सरफेस पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू नहीं कर रही, यानी यहां पर अगर वो आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई आर है ना, ई इज इक्वल टू ए आर है ना, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ए डिस्टेंस कवर किया ना, हाँ या ना, यस सर। है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो चारों तरफ निकल रही है, देखो यहाँ पर भी वही होगा, 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 यहाँ सब जगह वही होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. वेरिएबल है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, है, sir. लेकिन सरफेस पर वो कांस्टेंट है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग बेटा? Yes, sir. अब ज्यादा कंफ्यूजन है तो सिंपल लगा लो, अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं सर वेरिएबल, तब लगा लो, फाई इज इक्वल टू, अब क्या लगाओगे, ई डॉट डी ए, लगाओगे ना, उसका इंटीग्रेशन कर लो। अब ई की वैल्यू वहां पर कितनी हो जाएगी, फाइनली वहां पर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अगर आप यहाँ पे डीएस Yes, ले रहे sir. हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इंटू ए, क्योंकि आर दूरी कितना तय कर लिया, रेडियस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और चूंकि ई डीए करोगे कॉस जीरो होगा। देखो जिधर डीएस है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ही डीएस है, इधर ही डीएस की डायरेक्शन भी तो इधर ही होगी ना, दोनों में 0 डिग्री है ना बेटा। आप लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई, एवरीबॉडी से बात कर रहा हूँ। Yes, sir. यस सर समझ आ। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे, ई इंटू डी ए, अच्छा डी ए में ले लूं तो डी इंटू एस, डी ए में ले लेता हूं। अब ई ए और ए तो कांस्टेंट है, और यहाँ इंटीग्रेशन क्या कर लो डीए का, तो एक स्फीयर है, एक स्फीयर का सरफेस एरिया टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर। Sir, pi r square. आर की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा, ए से Sir, E upon A. सर ए यही होगा, यस सर। कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है क्या?
सर थर्ड वाला ऑप्शन। एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया इसमें? एप्सिलॉन सर सब में ही अब साइलेंट नोट है। सर मैं क्यू की वैल्यू निकालनी है तो फ्लक्स का वो गॉसियन सरफेस वाला फॉर्मूला। नहीं 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 नहीं, सही तो है। सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चार्ज है। मेरे को निकालना है बेटा। हाँ ये गॉस वाला लगेगा मेरे को। ये फ्लक्स है, इसमें चार्ज पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है बेटा, चार्ज। आगे चलो, अभी फ्लक्स बता दे। ये मेरा फ्लक्स तो यही आएगा, वो चार्ज पूछ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? चार्ज मैं अभी निकाल दूंगा, पहले यहाँ पर आता हूँ, चार्ज निकाल दूंगा। जैसे गॉस लॉ आता हूँ ना, तो फिर यहाँ पर मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना? समझ गए बात? यहाँ पर वो चार्ज पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, गॉस लॉ यहाँ पे लगाऊंगा। फ्लक्स तो इतना ही आएगा, लेकिन वो फ्लक्स नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अ चार्ज कंटेन्ड इन द सेंटर इज गिवन बाय। चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना? तो सी हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या दिया बेटा? एक स्क्वायर दिया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। एक स्क्वायर दिया हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, आई डोंट नो किसका, ये पीएमटी शायद का होगा, ठीक है ना? ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। अब क्या आंसर होगा यहाँ पर? सर फ्लक्स क्या होता है? अच्छा चलो, मैं ऐसे नहीं पता आपको, चलो ई दिया हुआ है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू, अब क्या पुट करोगे बेटा बताओ? फाई इज इक्वल टू क्या पुट करोगे? ई ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर ठीक है, ई तो दिया हुआ है, ई और ए स्क्वायर का जो भी। अच्छा ये बात मेरे को बताओ कि यहाँ पर ई और ए के बीच में कितना एंगल बन रहा है? ये एक स्क्वायर है ना? सर 90 डिग्री। स्क्वायर का एरिया परपेंडिकुलर होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और स्क्वायर का एरिया कुछ ऐसे जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, स्क्वायर का एरिया नहीं, cos 90 हो जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? cos 90। तो कितना हो जाएगा फ्लक्स की वैल्यू? सर 0 हो जाएगा सर। कहानी यहाँ पर खत्म। ऑप्शन नंबर सी। डन? समझ में आया सभी आदमी को? यस सर। सर चलिए नेक्स्ट आ जाइए, गॉस लॉ। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहाँ पे बता दूं? यहाँ पे चलो, एक चीज ऐसे बताता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, कंसिडर कीजिएगा ये एक प्लेन है, ठीक है ना? ये एक प्लेन है और आपको दे रहा है कि प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन से, ये जो प्लेन है ना, प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 30 डिग्री पर है। यानी ये जो एक रिंग है, रिंग के प्लेन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये प्लेन का है और ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। अब आपको यहां पर निकालना फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ई तो लगाओगे ही आप, ए भी जो भी पाई आर स्क्वायर जो भी लगाना होगा लगाओगे। यहां पर एंगल कितना होगा ई और ए के बीच में? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये चीज का हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको क्वेश्चन में प्लेन से एंगल दिया है कि एरिया का एंगल दिया है। कभी कभी स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, जैसे एनसीईआरटी में बेस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, अब वो क्या बोल रहा है? प्लेन से बोल रहा है, तो भैया प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा इस प्लेन की एरिया किधर जाएगी? आउटवर्ड, परपेंडिकुलर, ये एरिया हो गया। तो भैया आपको तो ये एंगल लेना पड़ेगा, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आई बात समझ में नहीं आई? यस सर। क्या पुट कर दो? 60 पुट कर दो। ओके एवरीवन? ओके सर जो इसके नीचे वाला एग्जांपल है, ये वाला एक बार रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया। ये वाला, ये अभी जो बताया हूँ, सर जो इसके नीचे है, जो अभी अच्छा, आपने नीचे। एक्सप्लेन किया, उसके नीचे एक जगह है। ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या हो गया? ई हो, ये स्क्वायर वाला, ये वाला जो बताया हूँ, नहीं सर, इसके ऊपर वाला एग्जांपल। ये अभी बताऊंगा मैं दोबारा पे, गॉस लॉ के बाद इस पे आऊंगा, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए बेटा, ये समझ गया प्लेन से एरिया निकालने का। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं फाइनली गॉस लॉ, सबसे पहली बात कि गॉस लॉ अप्लाई कहाँ करते हो? क्लोज्ड सरफेस। अभी भी गॉस लॉ ओपन सरफेस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ कहीं पर अगर ओपन सरफेस है, मान लो कहीं पर भी ओपन सरफेस है, तो आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन गॉस लॉ इज ओनली अप्लाइड ऑन द क्लोज सरफेस। अब गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस अगर है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कैसा भी हो, कैसा भी शेप का हो, कैसा भी साइज का हो, डजंट मैटर। यानी अगर मान लीजिए कि ये कहता है कि अगर कोई बंद सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस है, तो उसके थ्रू मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट।
यानी चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। यानी अगर कोई भी आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो आपका फ्लक्स डिसाइड करेगा। उसके बाहर अगर कोई चार्ज है तो उसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो। समझ रहे बात? ओके डन। यहां पर क्या दिया, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या लिया आपने, क्यू, मैं क्यू इन लिख दूंगा यहाँ पे, इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट। यानी डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या कर लिया, एप्सिलॉन। यानी मान लीजिए कि अगर कोई भी आपको एक क्लोज सरफेस दिया हुआ, ये आपको एक क्लोज सरफेस दिया हुआ, ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस है, एक स्फीयर है मान लिया। अब स्फीयर है तो क्लोज सरफेस होगा। अब इसके अंदर एक चार्ज दिया हुआ है क्यू। अब इसके थ्रू कोई मेरे को क्या कहेगा, फ्लक्स निकालो। तो क्या कह रहा है गॉसियन, गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट। यानी फाइनली आप ऐसे भी लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो आप, ई डॉट डी ए लिख सकते हैं ना भाई, ई डॉट डी ए। यस सर। फाइनली फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। और ई डॉट डी ए का आप क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन। यानी आप क्या लगा दो, इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा दिए, ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन। और ये लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन। यहाँ पर इंटीग्रेशन में देखो ना, क्लोज का साइन लगाया हूं मैं, यहाँ पे देखो ये वाला, इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस के लिए आप इंटीग्रेट कर रहे हो। बात समझ गए ना? यस सर। ठीक है ना, क्यू इन बाय एप्सिलॉन। यानी जो चार्ज आउटसाइड द अगर स्फीयर होगा उसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। द ओनली कंट्रीब्यूशन इज द चार्ज रिसाइड इनसाइड द सरफेस। सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसका हम बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और समझ लीजिए, यहां पर मैं एक लाइन ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे को एक क्लोज सरफेस यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ मेरे को Q1, फिर दिया हुआ है Q2, फिर यहाँ पे दिया हुआ है Q3, यहाँ पे दिया हुआ है Q4, यहाँ पे दिया हुआ है Q5। अब इस सरफेस से मेरे को कोई फ्लक्स निकालने के लिए बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, अंदर में इन साइड में जितना भी चार्ज है उसका सम, जो भी चार्ज प्रेजेंट इन साइड द सरफेस उसका अलजेब्रिक सम। यानी मैं क्या करूंगा, Q फ्लक्स इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, Q इन, अब Q इन बाय क्या करूंगा मैं, एप्सिलॉन। Q इन यहाँ पर कितना है, Q1, साइन में लेंगे Q2, प्लस क्या लेंगे Q3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। जो Q1 और Q4 आउटसाइड द सरफेस हो गया, तो जो आउटसाइड द सरफेस होगा उसका फ्लक्स के कंट्रीब्यूशन में कोई रोल नहीं है ना। चार्जेस आउटसाइड द सरफेस हैज नो कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है यहां तक सभी आदमी को? किसी Yes, भी बड़े डाउट Yes. है ना? लगा दोगे वो वाला क्यू इन, इन बाय एप्सिलॉन। अच्छा, ये शायद शेप पे डिपेंड नहीं करता है, अंदर की चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और अंदर का जो रिसाइड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ सरफेस। साइज ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा क्या बेटा? नो सर। No, है ना? sir. ऐसा भी हो, मान लो मैं ऐसे बताऊं, चलो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, यहां पर बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ सरफेस। सरफेस के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, दो स्फीयर ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना, एक मैं स्फीयर ले रहा हूँ Q1 और एक मैं स्फीयर ले रहा हूँ Q2। दोनों की साइज अलग अलग है कि नहीं बेटा? दोनों की साइज अलग अलग ना? Yes, sir. तो आज भाई आप लोग, यस सर। ये क्या हो गया बेटा मेरा S1, ये क्या हो गया S2, इसके अंदर चार्ज क्या है Q1, इसके अंदर चार्ज कितना है Q2, सॉरी इसके अंदर चार्ज एक ही चार्ज है, दोनों कंसेंट्रिक सेंटर है। अब देखो S1 के थ्रू आप फ्लक्स निकालो, यानी φ1 निकालो, कितना आएगा बेटा बताओ? Q1। Q बाय एप्सिलॉन, हाँ Q ले लेता हूं मैं, Q1 का ले सीधे Q क्या हो जाएगा बेटा, Q बाय एप्सिलॉन। अच्छा φ2 ले लूं मैं सरफेस 2 के वजह से, वो भी कितना आएगा, Q upon वो भी आ रहा है। तो देखो साइज तो बड़ा है लेकिन फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा है।
कब, यानी आप ये लिख सकते हो कि फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Yes, क्योंकि sir. आप क्या करते हैं, क्यूबिन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो सब में कॉमन है। जैसे यहाँ पर आप गॉस लॉ लगा रहे हो, ये वाला जो गॉस लॉ का फॉर्मूला लगा रहे हो, तो किसी भी बॉडी से फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, सर चार्ज पे। चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि नीचे तो एप्सिलॉन नॉट तो सब लगा होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि फ्लक्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूबिन। हाँ या ना, यस हाँ या ना भाई, यस सर। बोलिए। आज आप लोग क्या बात है, कुछ मतलब शांति सद्भाव वाला लेके बैठे हुए क्या, ऐसा तो नहीं नो है ना? सर, या समझ में नहीं आ रहा है आ रहा है सर समझ में। Sir. एनीबॉडी जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? आ रहा है सर समझ। आ रहा है, आगे चले, ठीक है। Yes. यहाँ हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी भी क्लोज सरफेस से वो शेप पे भी डिपेंड नहीं करता है। शेप पे डिपेंड करेगा क्या, अगर मैं शेप अलग अलग कर दूं तो? नो सर। नो सर, अगर चार्ज सेम है तो फ्लक्स सेम आएगा। अगर जब तक चार्ज सेम, हाँ चार्ज ही डिफरेंट हो जाएगा अंदर की साइड में, तब अलग बात है। लेकिन चार्ज अगर सेम है तो शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी मैं लिख सकता हूं, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट मतलब आप लोग को पता है, लेकिन मैं ऐसे ही नोट्स के फॉर्म में लिख दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज independent of shape of surface। सरफेस सर शेप पे तो करेगा ना सर, शेप पे कैसे करेगा बताइए सर अगर यूनिफॉर्म रहेगा तभी तो होगा ना सर। भाई, तो यूनिफॉर्म की बात हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो तुम हाँ बताइए, क्लोज सरफेस है तो कैसे शेप है, उससे मतलब नहीं है, उसके अंदर चार्ज में डिसाइड करेगा। ओके सर। आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मत लो, आप पूरे सरफेस से फ्लक्स काउंट कर रहे हो, समझ रहे हो प्रियांशु? यस सर। हाँ, जैसे मान लो आप किसी चीज को आप नॉन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करोगे तब आपका मामला बदल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मान Yes, लो आप एक क्लोज सरफेस है, अब इस क्लोज सरफेस को मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया, वो एक अलग बात है। इसके अंदर अगर कोई चार्ज है तब इससे फ्लक्स जो है उस चार्ज पे डिपेंड करेगा। ये तो Yes. तब होगा जैसे कोई मटेरियल है, ये मान लो मेरे पास एक मटेरियल है, अब इसके थ्रू फ्लक्स, इस पूरे सरफेस के थ्रू, इसका एक पर्टिकुलर पार्ट में नहीं ले रहा हूं, इस पूरे सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, अगर ये क्लोज्ड है तो दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज रिसाइड इनसाइड दिस क्लोज सरफेस। बट इसको मैं कहां रख रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म में रख रहा हूं। मान लो इसको मैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दूं, तब मामला अलग है। आप जो मामला बोल रहे हो वो ये बोल रहे हो किसी सरफेस को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर रहा हूं। ठीक है प्रियांशु, समझ गया आपका डाउट क्या है ना? यस सर। तब मामला अलग हो जाएगा। जैसे मान लो यहां पर मैं ले रहा हूं, मैं दो सरफेस ले रहा हूं, मान लो एक मैंने ले लिया सिलेंडर, मान लो, ठीक है, एक मैंने यहां पर क्या ले लिया बेटा, सिलेंडर ले लिया, और एक मैं यहां पर क्यूब ले लेता हूं। ठीक है, दोनों के अंदर मैंने चार्ज क्या किया, क्यू की पुट कर दी, यहां भी क्यू है यहां भी क्यू है। अब इसके थ्रू फ्लक्स बताओ बेटा कितना होगा, सर क्यू बाय एप्सिलॉन Q by नॉट epsilon होगा। naught। Q upon epsilon। इसके थ्रू फ्लक्स बताओ बेटा, Q by epsilon naught। Q upon epsilon शेप पे naught। डिपेंड नहीं क्यू करता, बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन शेप। हाँ, इस क्यूब को मैं एक्सटर्नल फील्ड में पुट कर दूं, बाहरी किसी फील्ड में, और नॉन यूनिफॉर्म होगा, तब बात अलग। गॉट इट प्रियांशु? यस सर। ओके, अच्छा, फ्लक्स जब भी निकालोगे आप चार्ज का साइन का ध्यान रखो। इसमें जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल रहा था तो मैंने क्या बोला, आप चार्ज का मैग्नीट्यूड रख लो। फोर्स आप Yes, निकाल रहे थे तो मैंने बोला था चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप यहाँ पर जब भी फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। कूलम्स लॉ में भी जब भी आप कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वहां पर भी आप साइन रखना। यानी यहाँ पर अगर आप जब भी फ्लक्स निकालोगे आप साइन के साथ निकालोगे। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव फ्लक्स आएगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव फ्लक्स आएगा। पॉजिटिव मींस आउटवर्ड फ्लक्स है, नेगेटिव मींस इनवर्ड फ्लक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई शेप दिया हुआ है, यहाँ पर एक शेप दिया हुआ है, यहाँ को एक शेप दिया हुआ है, ठीक है, दो शेप दिए हुए हैं। यहाँ पर मान लो मेरा प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या है मेरा माइनस क्यू चार्ज। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, प्लस वाले से आउटवर्ड होगी। सर आपने दोनों प्लस बना दिए। सॉरी, सर दोनों ही प्लस। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, माइनस क्यू हो जाएगा। तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर होगी, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे सर निकलेगी। प्लस वाले से प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। हाँ,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इसमें किधर होगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पर अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा तो यहाँ पर फ्लक्स हो जाएगा क्या, Q बाई एप्सिलॉन। Epsilon. फ्लक्स निकालूंगा तो यहाँ पे फ्लक्स मेरे को Minus Minus Q by Q by epsilon. epsilon. तो यहाँ पर मेरा फ्लक्स कैसा आ जाएगा, आउटवर्ड फ्लक्स। पॉजिटिव मतलब क्या होता है बेटा, आउटवर्ड फ्लक्स। और यहाँ पर मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, इनवर्ड फ्लक्स। ठीक है, सर मतलब हम जैसे फ्लक्स निकालते हैं तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू देख के ये बता सकते हैं कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ फ्लक्स देख के आप नेट चार्ज बता सकते हो। जैसे इनवर्ड फ्लक्स है तो नेट चार्ज मैं बोल सकता हूँ कि निगेटिव होगा, अगर आउटवर्ड फ्लक्स है तो मैं बोल सकता हूँ नेट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, यस सर। ओके गॉट इट, यहां तक सभी को समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट? No, sir. चलिए अब यहाँ पर मेरे को कंसीडर करना, एक फ्लक्स निकालना बहुत आसान है ना। यहाँ पे देख लिया, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अगर यहाँ पर मेरे को फ्लक्स निकालने के लिए बोला जाता है क्या करोगे आप, फाई इज इक्वल टू क्या करो बेटा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्या करोगे, क्यू इन, तो फाई इज इक्वल टू क्यू इन कितना है बताओ, सर Q in 2 कितना है, 2 माइनस 3 और प्लस 4। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 4 और क्या करूंगा -3 डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, 10 की पावर -6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। करेंगे आगे, आगे मैं करूंगा इसको। फाइनली मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, माइक्रो कूलम लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे मैं क्या करूंगा, फाई इज इक्वल टू ओवरऑल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा सर। 3 × 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, 10⁻12। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू, जो भी डिवाइड करना है 3 बाई क्या हो जाएगा 8.85, और यहाँ कट जाएगा ये, यानी नीचे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा ओवरऑल -6 आ जाएगा। सर 1.1 10 की पावर 5 आ जाएगा। हाँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 10⁻6 आ जाएगा। इसको आप क्या करो, 30 कर लो, 30 × 10⁻5 कर लो, और डिवाइडेड बाई क्या कर लो, 8.85। सर अप्रोक्स 9 लेते हैं ना इसको, नीचे 8.5। हाँ अप्रोक्स ले लेते हैं, कितना 9 ले लूं। यस सर, अप्रोक्स 9 ले लो, 3 हाँ से ले जाएगा। सकते हो। ऑब्जेक्टिव में तो भाई जो नियरेस्ट होगा उससे क्या करोगे आप, ये कर दोगे। तो 30 डिवाइडेड बाई 3.38 तो 1.1 10 की पावर 5 आएगा सर। कितना आएगा, 1.1 10 की पावर 5.85। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3.38, जो भी यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर 3.39 आ रहा है। वही ना, 3.39 आ जाएगा भाई, वो नियरेस्ट, चलो 3.39 लिख देते हैं भाई, नियरेस्ट इंटीजर में, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ सर तक? इनको 10 की पावर 5 भी तो आएगा। यस सर। ठीक है बेटा, 10⁻5 भी आ गया। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड वाले चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे, इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये भी एक नीट क्वेश्चन है। अ स्फीयर इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक स्फीयर है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी एक स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये स्फीयर के अंदर क्या है, मेरा डाइपोल है, यानी प्लस -q चार्ज। सर 0 होगा। सर यहाँ पर आपको कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, सर 0 0, क्योंकि अच्छा जब भी डाइपोल होगा भैया 0 होगा ही होगा, क्योंकि जब डाइपोल होगा तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स इज इक्वल टू आप क्या निकालोगे, नेट चार्ज 0 हो क्यू जाएगा। इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन यहाँ पर क्या हो, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, यानी फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। डाइपोल कहीं पर भी हो तो डाइपोल नेट चार्ज जितना प्लस उतना माइनस, अदरवाइज डाइपोल आप उसको कहोगे नहीं। तो यहाँ बंदा बोला भैया डाइपोल है तो समझ लो कि अच्छा डाइपोल है, कहानी यही होगी। नेक्स्ट आ जाएगी, करा अ हॉलो सिलेंडर, एक सिलेंडर है बेटा ये, ऑफ चार्ज क्यू। एक सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है बेटा, क्यू है। ठीक है, यहां तक समझ गए है ना। एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, जो भी उसका ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट है, फाइज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है, एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस बी। यानी ये जो बी जो है ना, इससे जो फ्लक्स आ रहा है वो कितना बेटा, फाई है, यानी ये बी वाला पार्ट से। तो कह रहा है कि द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन वोल्ट मीटर वुड बी। ए से कितना,
ए वाले सरफेस से कितना होगा, यानी इससे आपको फ्लक्स सर ए होगा ना बता 1 सकता है? by 2 ब्रैकेट में q epsilon naught minus 5। इससे फ्लक्स हम पूछ रहे हैं। कैन सर एनीबॉडी टेल मी? ए ऑप्शन है। पहला और कोई? आयुष बोलिए बेटा। सबसे पहले देखिए यहां पर मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। चलो इसके अंदर चार्ज क्यू है, यस सर। पूरे सिलेंडर से फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यस सर। पूरे सिलेंडर से फ्लक्स जो है ना, मैं पूरे सिलेंडर की बात कर रहा हूं, तो पूरे सिलेंडर से फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? क्यू बाई, यानी टोटल फ्लक्स, मैं उसको फाई टी ले रहा हूं, टी मतलब टोटल, तो फाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है ना, इससे हो गया। अब उसमें से, यानी ये टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर है, सिलेंडर के थ्रू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। उसमें से कह रहा है कि जो उसका कर्व्ड सरफेस है, यानी ये वाला जो उसका पार्ट है, उससे 5 फ्लक्स निकल रहा है। तो आपको ए वाले से बताना है, तो यानी ए और सी, बाकी दो पार्ट क्या बच गए? यानी इस वाले पार्ट से अगर मैं यहां पर कंसीडर करूं, तो इस वाले पार्ट से, यानी ये जो पार्ट है मेरा, जो भी है थोड़ा अगर ये बन रहा, तो इस वाले पार्ट से एक ए पार्ट हो गया और एक क्या हो गया मेरा? सी पार्ट हो गया। तो ए और सी पार्ट से आपका कितना निकल रहा है बेटा? दोनों से मिलके क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से फाई निकाल दो। सर सेम हो जाएगा। यानी कि अगर फ्लक्स थ्रू ए प्लस सी, दोनों से कितना हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस कर दो फाई। ठीक है, सर नहीं समझ आ रहा है ये वाला। नहीं समझ में आया? पूरे सिलेंडर से फ्लक्स कितना है बेटा, बताओ साक्षी? सर फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा पूरे सिलेंडर के अंदर चार्ज क्या है? क्यू है। एक सिलेंडर क्लोज सरफेस है, उसमें गॉस लॉ तुम सिंपली लगाओ, तो गॉस लॉ क्या कहता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक सिलेंडर से फ्लक्स कितना है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? यस उसमें यस से सर। कह रहा है क्वेश्चन कि उसका जो ये वाला पार्ट है, चलो मैं फिगर बनाता हूं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। उसमें से क्वेश्चन कह रहा है, उसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि इस ये जो कर्व्ड पार्ट है, जो ए और बी, इससे 5 फ्लक्स निकल जा रहा है, तो इससे और इससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा? टोटल में से 5 घटा दो। यस सर। तो मैं निकाल दिया ए प्लस सी से, पूरे सिलेंडर से फ्लक्स दिस ए और सी। बी वाले से, तो बी वाला पार्ट जो है ना, उससे 5 निकल गया, तो ए और सी से बाकी बचा हुआ ए और सी से निकल रहा होगा, बाकी तो दूसरा कोई रास्ता है नहीं भाई। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर कितना आ गया? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाकी ए और सी से फ्लक्स मेरा कितना हो गया? क्यू बाई फाई, क्यू बाई टोटल में से 5 निकाल लो। अब वो सिर्फ पूरे ए और सी से पूछता तो अलग बात है, वो सिर्फ ए से पूछ रहा है, तो फिर आधा आधा जाएगा, तो क्योंकि दोनों के एरिया बराबर है, तो आधा ए से जाएगा, आधा सी से जाएगा, तो फाइनली सी से हमारा कितना हो जाएगा? इसका भी हाफ कर दो। सर आधा हो जाएगा ना? आधा हो जाएगा। अब समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पर एक और देख लीजिए, करा अ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। एक चार्ज Q है, ठीक है ना, उससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना सर निकल सेम रहा है? रहेगा। सेम रहेगा। सेम रहेगा। सेम रहेगा। क्योंकि मान लीजिए वो साइज पे तो डिपेंड करेगा नहीं। कब फ्लक्स चेंज होता? जब उसके अंदर की वैल्यू चार्ज चार्ज की चार्ज वैल्यू चेंज होता है। भैया उसको 1000 टाइम्स बढ़ा दो, 2000 टाइम्स बढ़ा दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे साइज पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मेरी फ्लक्स क्या रहेगी? रिमेन्स सेम। एनसीईआरटी क्वेश्चन है सर ये। क्या बोले बेटा? सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना ये? हाँ हो सकता है एनसीईआरटी, आज का सर एआईपीएमटी मैंने यही है। एआईपीएमटी मतलब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में भी आया हुआ है। पहले जो 2014 से पहले जो एग्जाम होता था वो एआईपीएमटी के नाम से होता था, अब उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गवर्नमेंट ने नीट, यानी वो मेडिकल का एग्जाम ही है, बट 2014 से पहले उसका नाम था एआईपीएमटी, ऑल इंडिया प्री नाम मेडिकल। चेंज कर दिया बस। अब बाद में नाम उसका चेंज हो गया। 2014 के बाद जो भी क्वेश्चन लिखा होगा उस पे नीट लिखा होगा, 2014 से पहले जो भी होगा वो क्या लिखा होगा? जो भी है PMT। क्यों? क्योंकि फ्लक्स डज नॉट Depend on size and shape. डिपेंड साइज ऑफ द जब तक चार्ज सेम है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक और देख लीजिए,
अगर पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस के सेंटर पर, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल ही है ना, हाँ, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का सेंटर है, उस पे आपने क्या किया, एक चार्ज को प्लेस कर दिया। अब कह रहा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज चेंज्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कब होगा? कह रहा है कि स्फीयर को हटा के आप सेम वॉल्यूम का क्यूब ला दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, शेप पे तो फर्क पड़ेगा नहीं जब तक के चार्ज क्यू है। फिर कह रहा है स्फीयर को रिप्लेस कर दो, क्यूब का हाफ वॉल्यूम रखो, छोटा वॉल्यूम, तो भी चार्ज तो उसके सेंटर पे ही रहेगा, क्यू ही है, तो भी कोई दिक्कत। कह रहा है चार्ज इज मूव ऑफ इन द ओरिजिनल स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर आप चार्ज को मूव कराओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्या दिक्कत? सेम रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है चार्ज इज मूव आउटसाइड द ओरिजिनल स्फीयर। अब आउटसाइड चला जाएगा तो मामला हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम कौन सा चार्ज लेते हैं? इनसाइड वाला लेते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? सर जीरो हो जाएगा, बाहर ले जाएंगे तो। क्या बोले? खुद कहता है कि जो चार्ज है वो क्वेश्चन सरफेस के अंदर होना चाहिए, अब यहाँ तो बाहर ही है तो वो तो जीरो तो होगा। यहाँ कह रहा है कब चेंज होगा? तो भैया चेंज पहला वाला कंडीशन में चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा ना, कि होगा? नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा ना भाई, सेम वॉल्यूम का क्यूब, भाई क्यूब के अंदर भी आप क्यू चार्ज रखोगे तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी होगा। अच्छा, क्यूब की वॉल्यूम को घटा दो तो भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। सरफेस के अंदर आप चार्ज को मूव कराओ, इस क्यू चार्ज को आप कहीं भी मूव कराओ, कोई मतलब नहीं, अंदर रहना चाहिए। कह रहा मूव आउटसाइड द, जब भी बाहर मूव कराओगे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना? होगा सर, डी होगा नहीं, डी होगा ही, कॉन्फिडेंस से बोलिए कि डी होगा। ओके सर डी होगा सर। हाँ, आगे बस समझ आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यहाँ देखिए सीबीएसई का सवाल है, कह रहा है स्फीयर S1 ऑफ रेडियस r, एक स्फीयर S1 है जिसका रेडियस r है, इनक्लोजेस अ चार्ज q, उसके अंदर चार्ज 1:1 सर। उसके बाद में कह रहा है इफ देयर इज अनदर कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस r2 एंड देयर इज नो एडिशनल चार्ज। सर दोनों पे 1:1 आएगा। 1:1 ही होगा, है ना? अभी हम थोड़ा देर पहले किए थे। इसका अगर मैं फिगर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ही होगा। यस सर। यस सर। सेंटर सेम होगा लेकिन फिगर कुछ ऐसा ही बनेगा। मैं यहाँ पर इसका फिगर बना देता हूँ, ठीक है ना? तो S1 है और S2 है, ये मेरा S1 हो गया, ये मेरा S2 हो गया, और क्या कह रहा है? R1, ये इसकी रेडियस हो गई R1 और इसकी रेडियस बड़ी है तो ये रेडियस क्या हो गई R2, और इसके अंदर किसके अंदर चार्ज है? इसके अंदर है Q चार्ज। इनके बीच में कोई चार्ज नहीं है, Q S1 और S2 के बीच में कोई चार्ज नहीं है, तो phi1 इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड द चार्ज। अब phi2 इज इक्वल टू भी लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? Q बाई एप्सिलॉन। दोनों का रेशियो कर दो phi1 बाई phi2 तो कितना हो जाएगा? 1/1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइए। एनीबॉडी है? नो सर। किसी को भी नहीं है? नो सर। इंटेलिजेंट, सर। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। यस सर। चलिए एक और चीज मैं बता देता हूँ, उसके बाद फाइनली मैं आता हूँ। कहाँ मैंने डाला है, एक चीज और बताता हूँ, रुक जाइए। चल यहाँ पर आ जाए, ठीक है? एक्चुअली क्या है ना, कोई भी एक गॉसियन, देखिए मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैं आपको क्या बोला हूं कि कभी भी गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो गॉस लॉ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोज है ना? क्लोज सरफेस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, बगैर क्लोज सरफेस ड्रॉ किए आप गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, है ना? तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी क्लोज सरफेस जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। बंद सरफेस जो होता है ना, चार्ज जो है उसके अंदर बंद सरफेस, यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ लगाने के लिए हम एक सरफेस बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? क्लोज। अच्छा, गॉसियन सरफेस हमेशा क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी आप जो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लॉन्ग
या उस चार्ज के लॉन्ग अगर करते हो, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा कि आप जब भी चार्ज मतलब गॉसियन सरफेस जब भी आप बनाओगे तो जो भी चार्ज हो आपका, चाहे पॉइंट चार्ज हो चाहे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, आपको जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है वो उस चार्ज के क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। बात समझ में आ रही, बात नहीं आ रही? यानी ये समझना, ये आगे Yes, यूज sir. यानी यहां पर मैं बोल रहा हूं कि गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन, इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट हमको आगे क्वेश्चन बनाने में इसका यूज करना है। यानी गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज करो एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, अब इस पॉइंट चार्ज के थ्रू आप क्या कर रहे हो, गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करना है। तो अगर एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है तो उसके अलोंग एक स्फीयर ड्रॉ कर दोगे, उस पॉइंट चार्ज के अलोंग जो स्फीयर होगा वो सिमेट्रिकल होगा कि नहीं, चारों तरफ से एक जैसा होगा कि नहीं, Yes, sir. है ना? जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे क्यू है, तो आप अगर आप यहाँ पे तो अप्लाई कर नहीं सकते जब तक कि आप गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस लॉ अगर अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको सरफेस को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अगर मैं एक सिमेट्री ड्रॉ करूं तो ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, सिमेट्री है कि नहीं उस चार्ज के चारों तरफ? Yes, sir. अरे बोल ले भाई, और लोग बोलिए। सर ना 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 ना, Yes, sir. हाँ, सुन रहे हो नहीं? तो पॉइंट चार्ज है तो इसके थ्रू गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, मेरा स्फीयर। कैसा होगा, अगर एक पॉइंट चार्ज है, स्फीयर मेरा क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस। लेकिन अगर एक लाइन चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या दिया, लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज समझते हो, लाइन चार्ज। अब इसके थ्रू अगर स्फीयर आप लोगे तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, हर चार्ज से दूरी अलग अलग हो जाएगी। यस सर, सिलेंडर लेना पड़ेगा। इसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सिलेंडर सरफेस ड्रॉ लेंगे करोगे, सर। आपको क्या करना सिलेंडर पड़ेगा, लेंगे। एक सिलेंडर ड्रॉ करना। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी आदमी को? ये बाद में करेंगे नहीं, अगर सिलेंडर में ड्रॉ कर दूंगा तो वो लाइन चार्ज के थ्रू क्या हो गया, यानी यहाँ पर आपका क्या है, पॉइंट चार्ज। कहाँ पे लिखो, यहाँ पे लाइन चार्ज दे देता, क्या बेटा, लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज के थ्रू आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सिलेंडर। अब पॉइंट चार्ज अगर होगा तो क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, स्फीयर। अच्छा, अगर ऐसे शीट दिया हुआ है, शीट भी दिया रहता है, आगे हम लोग शीट का प्रूफ भी पढ़ेंगे, वहां पर भी हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। ये शीट दिया ना, ऐसा शीट, मान लो कोई शीट है, कोई पेज है, मान लो मेरे को क्या पेज दिख नहीं रहा, नोटबुक एक मिनट, जैसे ये मान लो ये शीट हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, मतलब शीट हो गया, ठीक है ना। तो इस पर भी तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, एरिया वाला जो आप बात बोल रहे थे, है कि नहीं? शीट अगर Yes, होगा, sir. मान लो प्लस प्लस माइनस माइनस कुछ भी हो सकता है भाई, अलावा वाला कुछ भी हो सकता है, प्लस 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 प्लस, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन शीट। ये कैसा है, तो इसके थ्रू भी अगर हमको ड्रॉ करना होगा तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सिलेंडर ही ड्रॉ करेंगे। सिलेंडर ड्रॉ करेंगे सर। ओके, यस सर। यस सर। यानी आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो जो भी आपका चार्ज है, चाहे वो पॉइंट, जो भी चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज हो या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लॉन्ग हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, और वो गॉसियन सरफेस उस चार्ज के क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। यहां तक तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं है किसी को? नो सर। यहाँ पर आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब। क्यूब वाला एग्जांपल हमेशा एग्जाम में आता है। एक क्यूब है, उसके लॉन्ग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, भाई चार्ज यहाँ पर है, 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 फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले, बहुत आसान है, थोड़ा समझिएगा, इजी है। सबसे पहला हम लेते हैं यहाँ पर कि चार्ज जो है क्यूब के सेंटर में, चार्ज जो है वो क्यूब के सेंटर में, यानी चार्ज इज, लगाएंगे हम फ्लक्स, चार्ज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। चार्ज क्या है बेटा, क्यूब के सेंटर पर है। मान लीजिए यहां पर एक क्यूब दिया हुआ है, ये क्यूब है बेटा। अब इस क्यूब के सेंटर पे आपने क्या कर दिया, एक क्यू चार्ज रख दिया। मान लीजिए यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर आपको क्यू चार्ज रख दिया सेंटर में, क्यूब के सेंटर में। अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालो, तो कितना होगा आंसर, मेरे को बता सकते हो? Q upon में तो Q by epsilon naught। नॉट,
क्योंकि क्यूब क्या है, क्लोज सरफेस है कि नहीं है, क्लोज सरफेस तो है। अब क्या है उसके अंदर चार्ज कितना, क्यू। यानी अगर मेरे से कोई पूछे कि भैया निकालो फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, इनसाइड द चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, क्यूब के एक फेस से, तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। है ना। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, तो उससे कितना हो जाएगा बताओगे कोई आदमी, Q upon 1/6 epsilon naught. इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट सकते हो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक सरफेस से। टोटल से निकल रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पूरे क्यूब से पूछेगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मेरे से पूछेगा फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन Q upon 6 क्या कर epsilon दोगे, naught. डिवाइड कर दोगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज फ्लक्स थ्रू द, सेकंड देख लीजिए, चार्ज जो है वो क्यूब के कॉर्नर पर है। अभी चार्ज कहां पर था, अभी चार्ज कहां पे था, सेंटर में, सेंटर में। Center पर. सेंटर में था। नेक्स्ट वन इज चार्ज एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। भैया क्यूब जो है, मान लीजिए क्यूब बना लीजिए आप, यहां पे मैंने क्यूब बना लिया, सर क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। Sir, Q upon यहां 8 पर मैं रख दिया। epsilon naught. अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी एक यहां पर कॉर्नर ले लो, यहां पर मैंने क्यू रख दिया। अब मैंने क्या बोला था कि भैया ये तो ओपन है, तो चार्ज को तो पहले आपको क्लोज बनाना पड़ेगा और सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक, जैसे मान लो ये बुक देखो, यहां पर ये जो कॉर्नर है ना, यहां पर चार्ज रखा हुआ है, देखो यहां पर, यानी ये चार्ज जो है ना यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसे ऐसे कॉर्नर पर रखा हुआ है चार्ज, ये देख लो, ठीक है ना। अब आप इधर से लगाओगे एक, दो इधर से लगाओगे, अभी भी ऊपर से खुला हुआ है, एक इधर से लगाओगे, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, दो इधर से, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बनाने का मतलब चार्ज को बीच में लेके आना है। तो एक क्यूब इधर से लगाओगे, दो क्यूब इधर से लगाओ, चार्ज मिड में तो आ गया, लेकिन ऊपर से ओपन है तो ऊपर से 4 और रखोगे, यानी आप टोटल कितना क्यूब रखोगे, 8 क्यूब लगाओगे उसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए। यस सर। इसको थोड़ा इमेजिन करो, यहां पर है ना बेटा, यहां पर है, वो चार्ज इस कॉर्नर पर है, तो एक इधर से लगाओगे, अभी भी बीच में तो चार्ज आया नहीं, पहले तो चार्ज को मिड में लेके आओ, क्योंकि आपको उसके चारों तरफ सिमेट्री क्रिएट करनी है। तो ये दो इधर से लेके आया, दो इधर से लेके आया, है ना। अब चार्ज मिड में आ गया क्या, मिड में, 4 ऊपर से रखेंगे तब जाके वो चार्ज जो है ना मिड में आ गए। यहाँ पर कॉर्नर पर है, एक इधर से, दो इधर से, 4 नीचे लगाएंगे, 4 ऊपर से लगाएंगे, तब जाके वो एक बड़ा सा क्यूब बनेगा। और सर चारों तरफ से क्यूब से मतलब कवर कर देंगे इसे, चारों तरफ से क्यूब से कवर कर देंगे, टोटल 8 क्यूब की हमको जरूरत पड़ेगी। यानी यहाँ पर हमको सर फिर 8 इसका फ्लक्स जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यूब की जरूरत पड़ेगी उस क्यूब को हमको सिमेट्रिकल लाने के लिए। यानी अगर यहाँ पर मेरे को कोई पूछेगा फ्लक्स थ्रू द क्यूब, मेरे क्यूब से, जो मेरा ओरिजिनल क्यूब है वो तो मैंने सिमेट्रिकल बनाने के लिए किया, तब मेरे ओरिजिनल क्यूब से तो उसका जो भी पूरे सिस्टम से कितना जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जाएगा। Yes sir. मेरे क्यूब से उसका 1/8 पार्ट जाएगा, है ना। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या करना पड़ेगा, 1/8, क्या करना पड़ेगा आपको, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन। यस सर। अब यहाँ पर मसला है थोड़ा, मसला क्या है कि अगर आपको फ्लक्स थ्रू द सरफेस पूछे तो कितना होगा, ईच सरफेस। Sir, Q upon 24 epsilon. 24 क्यों होगा, सर एक क्यूब दूसरे 3 साइड खुला होगा ना, तो उसके 3 ही साइड पे फ्लक्स होगा। हाँ जी सर, मल्टीप्लाई पे 1/3 कर दो। मतलब साइड होगा, क्योंकि 3 कॉर्नर से फ्लक्स नहीं जाएगा उसके थ्रू। जैसे आप रूम अपना कंसीडर करो, रूम के कॉर्नर को कंसीडर करो आप, और रूम के कॉर्नर पर एक चार्ज है, तो जो दीवार, जो प्लेन उसको घेरे हुआ, उससे फ्लक्स तो नहीं जा पास हो पाएगा। देखो निकालो फ्लक्स, बाहर की तरफ फ्लक्स निकालो, जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पर कोई चीज आप फ्लक्स बाहर की तरफ निकालो, जैसे वाल पर आप अपने वाल के ऊपर कॉर्नर पर एक चार्ज कंसीडर करो, तो जो 3 वाल उस चार्ज से घिरा हुआ है उससे फ्लक्स पास नहीं हो पाएगा। यानी अगर यहां से देख लो, अगर मैं इसी का एग्जांपल लूं, अगर यहां से फ्लक्स चारों तरफ से निकलेगा मान लो, तो 3 जो वाल उसको, ये वाला यानी ऊपर वाला,
ये साइड वाला और पीछे साइड वाला, वो तीनों से फ्लक्स जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं जाएगा सर। दीवार से फ्लक्स नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पैरेलल हो जाएगा। उसके लिए फ्लक्स को आके मुड़ना पड़ेगा, ऐसे फ्लक्स तो मुड़ेगी नहीं। आप दीवार पर एक बॉल कंसीडर करो, मान लो चार्ज कंसीडर करो, और उससे हर डायरेक्शन में एरो निकालो। आप देखो 3 दीवार से एरो नहीं जाएगी, देखो नीचे वाले से जाएगी, है कि नहीं? उधर साइड वाले से जाएगी, है कि नहीं? इधर वो पीछे वाले से, आपका पीछे का जो दीवार है उससे जाएगी। लेकिन वो जो 3 दीवार, उस जिस 3 दीवार पे वो चार्ज रखा हुआ है, उससे फ्लक्स पास नहीं होगा। यानी 3 से तो पास होगा, लेकिन 3 से पास नहीं होगा। तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 1/3 करना पड़ेगा आपको। समझ Yes, रहे? सर 1/3 into Q upon by epsilon naught। कितना हो जाएगा? Q by 24 एप्सिलॉन। ये कितना हो जाएगा? 3 फेस से। बाकी 3 फेस से कितना होगा? नहीं जाएगा सर। सर 0 होगा बाकी। 0। जीरो हो क्योंकि जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें दोनों दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें Q/24 एप्सिलॉन नॉट भी दिया हुआ और 0 भी दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा? दोनों होगा भाई। वो तो पूछ रहा फ्लक्स थ्रू द फेस। 3 से तो 0 और 3 से Q/24 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों होगा ना। अब देखो वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया, मान लो। अब मल्टीपल चॉइस में दिया, दोनों ऑप्शन दिया, Q/20 बोल रहा है कि फाइंड द चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, है ना? अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, है ना? फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब। ये भी Q/24 एप्सिलॉन नॉट भी ऑप्शन दिया और 0 भी दिया। भाई 0 भी तो है। अब आप पता चला Q/24 एप्सिलॉन नॉट टिक करके आ गए। 3 फेस से इतना है, 3 फेस से उतना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट। सर ये वाला क्वेश्चन ना स्कूल में भी बताया था। ये वाला क्वेश्चन एम्स में भी आया हुआ है, वहां पे 48 भी है। अब जैसे 48 दिया रहेगा तो बच्चे को 1/6 करने की आदत होती है। कहेगा अच्छा चलो एक क्यूब से Q/8 एप्सिलॉन नॉट है, तो 6 से भाई 1/6 से डिवाइड करो ना भैया, बाकी 3 से जा ही नहीं रहा है। समझ रहे? इसलिए ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो प्रॉब्लम सर। ओके, यहाँ पर देख लीजिए तीसरा क्या कह रहा है मेरे को, कि फ्लक्स थ्रू द किसी एक फेस के सेंटर पर है। जैसे ऐसे ले लीजिए, यहां पर मेरा क्यूब है, ठीक है ना? यहां पर है इस फेस पे, यहां पर आपने क्या किया, एक चार्ज क्यूब रख। इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करोगे? ऊपर से एक और रख दोगे तो सर सीधे एक और लगा देंगे सर बस। एक और लगा दोगे ना ऊपर। यानी ऊपर में अगर मैं एक और क्यूब बना दूं तो सीधे सिमेट्रिकल हो जाएगा। यानी कुछ ऐसा बना दूं मैं अगर, सर एक क्यूब में से Q upon 2 ये हुआ ना, और इसके ऊपर एक और बना दूं, एक मिनट बेटा मैं बना रहा हूं। तो बना ऐसा लगभग, ठीक है ना? एक ऊपर से लगा दिया, यहीं पे आपका चार्ज था क्यू, यही था ना? ये आपका चार्ज यहाँ पर कितना था? यस क्यू। सर। तो कितना आपने रखा? 2 रखा, सीधे सिमेट्रिकल बन गया। तो आपने 2 रखा, तो इस कंडीशन में फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू Q/2 एप्सिलॉन नॉट। हो जाएगा, दोनों में आधा आधा बचेगा। तो फ्लक्स थ्रू आपका जो ओरिजिनल क्यूब है उससे कितना हो जाएगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना हो जाएगा? सर इस बार 5 फेस फ्री रहेंगे। 5 फेस से जाएगा वो, क्योंकि जिस फेस पर वो रखा हुआ है चार्ज, उससे फ्लक्स नहीं जाएगा। उसके लिए तो पैरेलल हो गया ना बेटा। देखो उससे निकालो लाइंस, यहाँ लाइंस निकालो, देखो 10 है, यहाँ से देखो मैं लाइंस निकाल रहा हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 10 10 धन 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 धन, उस फेस से जा रहा है क्या? तो सर उससे उस नहीं फेस से नहीं जाएगा। उस फ्लक्स जो है ना उससे पास नहीं होगा, बाकी सबसे पास होगा। उसके थ्रू क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। उससे देखो लाइंस ऐसे निकल जाएगी, ऊपर जाएगी, बाकी दूसरे फेस से जाएगी, उससे नहीं जाएगी। इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/5, यानी 1/5 इंटू क्या हो जाएगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा? Q/10 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? यस यस सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर।
नो सर। तो क्यूब वाला एग्जांपल कर लोगे? यस Yes. सर Yes, sir. यस सर सर दोबारा था, दोनों नेट अटक गया था। कौन है, प्रियांशु है क्या? यस सर, नेट अटक गया था सर बार बार। एक्चुअली क्या है ना प्रियांशु, एक क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर एक और क्यूब रखो। मान ली एक क्यूब है, क्यूब के एक फेस के सेंटर पर है, यानी चार्ज जो है एट द सेंटर ऑफ साइड ऑफ क्यूब। तो आपको इसको क्या करना है, ये क्यूब है मान लो, उसके सेंटर पर दिया हुआ है, तो ऊपर से एक और क्यूब रखोगे तो सिमेट्रिकल बन गया। यस ठीक है, सर यस सर अब आपका एक फ्लक्स के थ्रू कितना होगा, आपका जो ओरिजिनल है उसमें आधा आधा जाएगा, आधा इससे जाएगा, आधा इससे जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। यस अब सर क्या होगा ना, अब ये तो हो गया फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब अगर आपको इच सरफेस से पूछेगा तो क्या करोगे, 1/5। जिस फेस पर वो चार्ज रखा होगा, जिस फेस पर वो चार्ज रखा होगा उससे फ्लक्स नहीं जाएगा। गॉट इट? यस सर गुजरेगी, बाकी से जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, 1/5 कर दिया, यानी फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना हो जाएगा, Q/10 एप्सिलॉन। 5 से ऐसे जाएगा, यानी 5 फेस से ऐसे जाएगा, एक फेस से कितना हो जाएगा, 1/5। 0. 0 0 0। हाँ मतलब बाकी से एक से जाएगा, बाकी चला जाएगा। हाँ, एक से नहीं जाएगा, जिस पे वो रखा हुआ है उससे तो नहीं निकल पाएगा, बाकी से वो चला जाएगा। क्लियर है? यस सर चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड A if point charge Q is placed at one of its corner? What is the electric flux through the cube? कौन सा आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा, समझ नहीं, बोलिए Q/8 एप्सिलॉन। 8 एप्सिलॉन। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है, इफ अ चार्ज इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज, ऑल 6 फेसेस। सर इसमें तो एक ही क्यूब का निकालना। If a charge Q is situated at the corner of a cube, the electric flux passing through all the 6 faces, corner of the cube पर है। यहाँ पे 8 ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं सर, सर इन्होंने कुछ वो करा है। मैंने वो गलत तो नहीं पुट कर दिया? Q/8 एप्सिलॉन नॉट है। एक मिनट, गलत मैंने ये वाला फिगर गलत तो किसी का नहीं उठा कर रख दिया। If a charge is situated at the corner of a cube, यहाँ पे तो वही है, use place at the corner। तो कॉर्नर पे 8 आएगा ना? यस यस सर Q/8 है। 8 आना चाहिए। हो सकता है मैंने गलती से किसी और का फिगर रख दिया होगा, देख लेंगे, ठीक है ना? सर बट यहाँ पर कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू Q/8 एप्सिलॉन से नॉट। बताना है सर, हाँ, केसेस से बताना है सर। और 6 फेसेस पे पूछा है, तो कॉर्नर 1/24 हो जाएगा ना। और 6 फेजेस मतलब तो एक क्यूब हो गया ना भाई। हाँ ये हो जाएगा, नहीं ऑल 6 फेसेस से Q/, तो एक फेस से नहीं ना, ऑल 6 फेसेस से पूछ रहा है। A charge Q is situated at the corner, the electric flux passing through all 6 faces of the cube is, all 6 घुमा रहा है faces तो नहीं जा रहा है ये, नहीं होगा। सर इसके नीचे होगा भी तो सेम क्वेश्चन है। Q/5 एप्सिलॉन नॉट। सर 2001 और 2003 का सेम ही था बिल्कुल। इसको देख लेंगे, ठीक है ना? यानी फ्लक्स इज इक्वल टू 3 फेस से तो कितना हो जाएगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट ना, यस सर, Q/8 एप्सिलॉन नॉट होगा, ऑल द 6 फेसेस का मिला के Q/8 एप्सिलॉन नॉट होगा। हो सकता है गलती से फिगर किसी और का आ गया हो। यहाँ पे देख लीजिए, देख लेंगे इसको हम देख लेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर देख लीजिए, इफ अ चार्ज इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल द, यही ना है इसका सेम मतलब। क्वेश्चन और सर, आप सही छापा है सर। अब सही आप आ सही गया। छापा है। कितना आ जाएगा बेटा? 4 4 नंबर, ठीक है। सर Q/8 Q/8 एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑल द 6 फेसेस का मिलाकर। अब यहाँ पर आ गया प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। अब प्रूफ ऑफ गॉस लॉ जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, जो लोग नए आए हैं। क्यूब वाला सर, एक मिनट आ रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना?
अरे फेस वाला नो बताओ डाउट सर। सर।